या V इक्वल टू आई आर कहां से आया। तो डेरिवेशन आप देख जरूर लो, लेकिन आपको अल्टीमेटली रिजल्ट याद रखने हैं, और रिजल्ट सारे काम काम के मैं यहां पे लिखा दूंगा। इतना तो मैं श्योर हूं कि सारी वेलोसिटी को जोड़ दूं तो भाई साहब ये वेक्टर सम तो जीरो आना है, और अगर n से डिवाइड कर दूं तो और अच्छी बात है। कोई उधर टकराएगी, कोई इधर टकराएगी, कोई पेन से टकराएगी, लेकिन इस तरफ उन सब पे mg sin थीटा लग रहा हो तो आएंगे तो नीचे ही। तुम्हारे सामने बस यही आपके फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले को आपको याद रखना है, तुम्हारे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं वापस उस चीज पर जिसको बोला करते थे ओम्स लॉ। ठीक, उसका एक डेरिवेशन है, वो मैं डेरिवेशन आपको जल्दी से बता देता हूं कि I बराबर VDENA ये कहां से आया। आपने सुना होगा I बराबर V ना, या V इक्वल टू आई आर कहां से आया, ये कहां से आया। आओ जरा इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। डेरिवेशन बिलीव मी किसी काम का नहीं है आपके लिए, चाहे मेंस का सवाल हो चाहे एडवांस का सवाल हो, ठीक है, क्योंकि 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम है, जाहिर सी बात है मेंस का पेपर है, तो इसलिए आप इसका फॉर्मूला ही याद रखो। डेरिवेशन आप स्किप कर दीजिएगा, नहीं करोगे, समझने की कोशिश करोगे, समझ में भले ही आ जाएगा, लेकिन लिखोगे तो तुम थोड़ी देर के बाद खुद ही क्या होगा, सर हम नहीं लिख रहे। तो डेरिवेशन आप देख जरूर लो, लेकिन आपको अल्टीमेटली रिजल्ट याद रखने हैं, और रिजल्ट सारे काम काम के मैं यहां पर लिखा दूंगा। तो कहानी हमारी शुरू हुई कि मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है सर, कंडक्टर है तो इसके पास क्या होंगे, बोले सब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कहा ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है सर जी, इसका खुद का टेम्परेचर भी होगा, ठीक है सर जी। इसका मतलब मान लो वो रैंडम डायरेक्शन में इधर 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 भागा दौड़ी कर रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, ठीक है सर, ओके। तो अगर मैं सपोज यहां पर एक छोटा सा इतना पार्ट कंसीडर कर लूं ऑब्जर्वेशन के लिए, हमको नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है कितनी वेलोसिटी के साथ कहां भाग रहा है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एक इधर भाग रहा होगा, एक उधर भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा। मान ले एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, ठीक है सर, मान ले दूसरे की u2 है, मान ले तीसरे की u3 है, और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोले बहुत सारे होंगे। तो इतना तो मैं श्योर हूं कि सारी वेलोसिटी को जोड़ दूं तो भाई साहब ये वेक्टर सम तो जीरो आना है, और अगर n से डिवाइड कर दूं तो और अच्छी बात है, ये तो श्योर है सर। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने कहा अगर इफेक्टिवली अगर सपोज इफेक्टिवली कोई वेलोसिटी आ गई होती, इफेक्टिवली चार्ज का फ्लो आ गया होता, तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में बल्ब लगा देता और बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता। दोनों पॉइंट के बीच में इफेक्टिवली कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, फ्लो करेगा भी नहीं क्योंकि अभी फ्री है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्रॉपर वेक्टर वाइज अगर मैं इनसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0। इसको आप बोल सकते हो इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाली नहीं है। ये एवरेज वेलोसिटी ऐसी है जैसी आप 10th में और 12th में अपने मार्क्स निकालते हो एवरेज में। आपसे पूछो आपके कितने परसेंट आए, आप बोलोगे सर 90% है, तो 90% आने का मतलब ये है कि आपके एवरेज 90 है। सारे मार्क्स को जोड़ा तुमने, हर सब्जेक्ट के मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड किया तो 90 निकल के आया। उसी प्रकार से ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी बेसिकली आपके मार्क्स वाली तरह से एवरेज वेलोसिटी है कि हर बंदे की वेलोसिटी निकाली, सबको हमने क्या कर दिया, प्रॉपर वेक्टर के साथ जोड़ा और नंबर ऑफ बंदों से डिवाइड कर दिया। जैसा बैंक वाले बोलते हैं कि पर डे का एवरेज इतना बैलेंस मेंटेन करो, ठीक, वही कहानी, ठीक है सर। फिर हमने क्या किया सर, यहां पे लगा दी भाई साहब बैटरी। ये कंडक्टर था, बोले ठीक है सर जी कंडक्टर था, यहां लगा दी हमने बैटरी। जैसी बैटरी लगाई भाई साहब, बैटरी लगाने के बाद क्या हुआ, क्या बोले मान ले बैटरी का ईएमएफ सपोज V है, तो ये तो श्योर है कि बैटरी का बड़ा डंडा होगा हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। जाहिर सी बात है ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। दैट मींस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। दैट मींस जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अंदर की तरफ एक बैटरी, अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जिसकी वैल्यू E बराबर हो जाएगी V/D, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में है। आपने यहां से यहां तक अगर ये L लेंथ का वायर है तो इसका मतलब वायर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, V बराबर E बराबर V/L। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो उससे क्या होगा, मैंने कहा उससे होगा ये भाई साहब कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन धमा चौकड़ी मचा रहे थे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था जो उधर भाग रहा था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था जो इधर भाग रहा था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था जो ऊपर भाग रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन था जो नीचे भाग रहा था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था जो इधर भाग रहा था। तो अंदर की कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इलेक्ट्रॉन भाग भी रहे हैं और टकरा भी रहे हैं, आपस में कोलिजन भी हो रहा है, और तुरंत आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F बराबर QE, उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसका मतलब बंदे भाग कहीं और रहे हैं लेकिन फोर्स पीछे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत एकदम। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, ये सारे बंदे जो हैं, ये बंदा उधर भाग लेकिन फोर्स इधर लगेगा, ये बंदा उधर भाग लेकिन फोर्स इधर लगेगा। तो ये बात तो सही है कि फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, बोले फोर्स लगेगा सब पीछे की तरफ।
मैंने कहा ठीक है कहानी। तो अब इनका मोशन भी बड़ा अजीब सा हो जाएगा। मोशन कुछ इस प्रकार से होगा कि एक बंदा भाग रहा था उधर, पीछे की तरफ फोर्स लग गया उस पर। जैसे मेरे हाथ में बकरी है, बकरी उधर भाग रही है, मैं बकरी को पकड़ के इधर खींचना शुरू कर दूं, बात समझ मारी, और बकरी इधर उधर रैंडम भाग रही है। या एक और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मैं तुझे ऐसा बोलूं कि यहां पर जो है सपोज ये हमारा जो है कॉपी है, मैं कॉपी को ऐसे टेढ़ा कर दूं और यहां पे बहुत सारे ऐसे 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 बहुत सारे यहां पर पेन खड़े कर दूं इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से, जैसे ऐसे पेन खड़ा कर दूं, ऐसे 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 कर दूं, और इसको बॉक्स में बंद करके और अंदर छोटी छोटी बॉल को छोड़ दूं, तो क्या हो रहा होगा? सब बॉल रैंडम डायरेक्शन में जा रही होंगी, कोई उधर टकराएगी, कोई इधर टकराएगी, कोई पेन से टकराएगी, लेकिन इस तरफ उन सब पे mg sin थीटा लग रहा होगा। तो आएंगे तो नीचे ही mg sin थीटा की तरफ आएंगी तो जरूर, लेकिन आपस में इधर उधर टकरा रही होंगी वो, डेफिनेटली। बिल्कुल उसी प्रकार की कहानी आपकी यहां पर चल रही होगी, उससे मिलती जुलती, कि सर जैसे यहां पर इस तरफ mg sin थीटा लग रहा है, वैसे ही वहां पर उस तरफ कौन लगेगा? q इंटू ई लगेगा। तो जिस वेलोसिटी के साथ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं भाई साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए, समय बचाने के लिए, मैंने यहां पर ऑलरेडी सब लिख दिया है, फिर से डिराइव कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो बोले सर अब अगर आपसे पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालें, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन को पकड़, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? बोले u1। तो अगर मैं आपसे बात करूं, वो इलेक्ट्रॉन एक टक्कर में टकराया किसी से, अब दूसरी टक्कर में टकराने वाला किसी दूसरे बंदे से, तो मैं तो ये बोल सकता हूं ना, टकराने से पहले सपोज उसकी वेलोसिटी शुरू में u1 थी, अब जैसे ही वो दूसरे बंदे से टकराया होगा, दो कोलिजन के बीच में, तो मैं लिख सकता हूं कि सर उस बंदे की वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर u प्लस at। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये लिख सकते हैं। बोले एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मैंने कहा एक्सेलरेशन हो जाएगा भाई साहब q बाई m। ओके सर जी, लिखने के लिए आप लिख सकते हो, क्यों? सब फोर्स लगेगा q और एक्सेलरेशन होगा q बाई m। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट बोले सर ये v बराबर आ गया u1 प्लस q80, ऑल दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में भी रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी रिपल कर रहा होगा, लेकिन वो फोर्स बहुत ही छोटा सा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक। तो बोले सर ये एक बंदे की वेलोसिटी आ गई। उसी प्रकार से सर t क्या है? t है उसके लिए टाइम, उसको मैंने कह दिया t1। उसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन पकड़, उसकी वेलोसिटी मान के चल, शुरू में कितनी थी? बोले u2 थी एग्जाम्पल के तौर पर। अब एक टक्कर हुई, दूसरी टक्कर t2 टाइम के बाद भी मान ले उसके लिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो उसकी वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? सर उसकी वेलोसिटी लिखोगे सर v2 बराबर उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस qe बाई m इंटू t2, जहां t1 हो गया दो टक्कर के बीच का टाइम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, t2 हो गया दो टक्कर के बीच का टाइम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले सर ऐसे तो बहुत सारे हैं सर, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां कितना आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस vn। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और यहां से क्या आ जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस un। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और यहां से आ जाएगा q बाई m, अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। अगर इन सबको मैं n से डिवाइड कर दूं, ये रहा n, ये रहा n और ये रहा n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, या पर यूनिट वॉल्यूम। केवल अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो आप ये चीज, या सीधा बोल दे n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इतने एक्सपेरिमेंट, इतने छोटा सा गोला पकड़ा था शुरू में स्टार्टिंग में, तो वहां देखा था सर ये इनिशियल टर्म जो था हमारा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया था। b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस bn इज द एवरेज वेलोसिटी, इसको हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज इक्वल टू, ये कौन सी वेलोसिटी आई है? ये एक तरह से वो एवरेज वेलोसिटी आई है। मैं आपसे पूछूं ना कि भाई उस बंदे की वेलोसिटी बता कितनी होगी, तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, दूसरे की बता कितनी होगी वो भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हर बंदे की अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन उनका वेरिएशन इतना बड़ा नहीं है। किसी की वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, तो किसी की 9.89 होगी, किसी की 10.01 होगी, किसी की 10.02 होगी। तो ये कहानी चल रही है, क्योंकि इतने अंदर जाकर थोड़ी ना हम लोग मापेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो ये तुम्हारी आ गई ट्रिप वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू सर QE बाई m। सर ये क्या है? t1 प्लस t2 प्लस t3। सर ये है एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो कोलिजन के बीच का गैप, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे कोलिजन के बीच का गैप। तो सबके जो टाइम है, गैप मतलब टाइम वाला गैप, टाइम इंटरवल, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कोलिजन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द टाइम इंटरवल फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फॉर द टू कोलिजन। तो दो टक्कर के बीच का जो टाइम है वो डेफिनेटली अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब हम क्या करें? बोले हमने सबका एवरेज निकाल लिया। एग्जांपल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो टक्कर के बीच का टाइम था 0.002 सेकेंड, एक के लिए था 0.0023 सेकेंड। तो उस प्रकार से सबका एवरेज टाइम निकाल दिया, जिसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज ऑफ, इसको हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका जाता है सब VD बराबर QE बाई M इंटू टी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट अगला पार्ट, बोले सर अब अगर अपन बात करें, ये कंडक्टर था, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर था, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हमने एक छोटा सा सपोज x डिस्टेंस का हम लोगों ने यहां पर एक सिलेंडर पकड़ लिया ऑब्जर्वेशन के लिए। मैंने कहा ठीक है पकड़ लिया, तो अब क्या हो गया, सैचुरेशन स्टेट आई, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव कर रहे हैं उनके अपोजिट हमने देखा भैया करंट को हमने फ्लो करा दिया। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस सैचुरेशन स्टेट आने के बाद अगर मैं बोलूं, मैंने कहा भैया चलो इसके लिए बताओ, इसके लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर करंट हो जाएगा टोटल जितना चार्ज फ्लो किया बटे टोटल टाइम जितना लगा होगा। सर टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा? बोले सर एक बात बताओ, सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने कहा ठीक है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये लेंथ कितनी है ax, तो इसको अगर मैं ax से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना चार्ज आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चार्ज नहीं इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मैं अगर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये मुझे पता चल गए। मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाट इज n, बोले n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है, और अगर मैं इसको E से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा जो इसके अंदर गया बेसिकली फ्लो होते हुए। तो इसका मतलब बोले सर ये आ गया टोटल चार्ज बटे डेल्टा टी। सर यहां से लेके यहां तक उन चार्ज को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा होगा? आप बोलोगे सर एक्स वाई वी डी। तो अगला स्टेटमेंट आपका ये आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, आई बराबर आ गया एन ए ई, ऊपर चला जाएगा वी डी। तो मुद्दे की बात यह है भैया, ये सब चीजें छोड़ो, क्या बोले सर पहला स्टेटमेंट वी डी बराबर हो जाएगा क्या? क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। पहला स्टेटमेंट ये ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज लिखो तो मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिख दो। यहां पे टाउ में मैंने वेक्टर तो नहीं लगाया, कहीं गलती से मुझे फील आ रही है मैंने वेक्टर लगा दिया था, ये वेक्टर यहां नहीं होगा, ये वेक्टर भाई साहब यहां पर होगा। ठीक ठीक है सर जी, ओके ठीक। तो पहला तो आपका फॉर्मूला आ गया क्या सर, बी डी बराबर क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। दूसरा फॉर्मूला आपका निकल के आया सर, आई बराबर वी डी ई एन ए। यहां से हमने देखा यहां के डेरिवेशन से, आई बराबर एन ए ई बी डी, बी डी को इधर ले गया बी डी ई एन ए, सेम स्टेटमेंट है मैंने लिखा। इसको याद करने का तरीका हम लोग बोलेंगे आई बराबर वीना, जहां पर जो वी डी है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तीसरा फॉर्मूला जो है यहां से जाता है, जो अभी थोड़ी देर के बाद डिराइव करूंगा मैं, v इक्वल टू आई आर, जहां पर v क्या होता है डेल्टा बी, जिसमें आप सब लोग एक्सपर्ट हो। और चौथा फॉर्मूला आता है j बराबर सिग्मा ई, और एक और होता है जिसको म्यू बोलते हैं मोबिलिटी, जिसको हमने डिफाइन किया है मोबिलिटी बराबर वी डी बाई ई। तुम्हारे सामने बस यही आपके फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले को आपको याद रखना है, तुम्हारे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। मैं आता हूं अब ये दो फॉर्मूले कैसे आए। बोले सर ये दो फॉर्मूले ऐसे आए, पहले मैं इनको चांद सितारों के अंदर भर देता हूं, ठीक है, इनको चांद सितारों के अंदर भर देता हूं। ठीक, बोले कैसे फॉर्मूले आए? मैंने कहा भैया देख छह फॉर्मूले, ये कैसे डिराइव हुआ? मैंने कहा देख भैया ऐसे हुआ, देख आई बराबर क्या है सर, आई बराबर है बी डी ई एन ए, बी डी की वैल्यू पुट कर दे, ये बी डी की वैल्यू आ गई इंटू ई इंटू एन इंटू ए। अच्छे से लिखो तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल ले, ई स्क्वायर टाउ ए बटे एम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा बी अपॉन एल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लिख सकते हो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बटे लेंथ एल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल लिख सकते हो। बोले ठीक है सर, इसके बाद मैंने कहा इसके बाद अब तुम चेक करके देखो, मैं इस पूरे टर्म को इधर लेके चला जाऊं तो डेल्टा बी बराबर आ जाएगा आई इंटू, इधर चला गया एम एल बटे ई स्क्वायर टाउ ए। अगर अपन देखें मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लेते आप लोग, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन लिख रहे थे। एल क्या है, बोले लेंथ है। ये एल क्या है, बोले इस कंडक्टर की लेंथ है जिसके लिए हमने पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, ये इसकी लेंथ हो गई है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप अगर इस सेटअप को फिक्स कर दिए हो तो भैया ये तो फिक्स ही हो गया है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि एवरेज निकाला है हम लोगों ने सबका। और ई क्या है, वैल्यू। ये पूरे तामझाम को, जो कि एक तरह से ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, हम सीधा बोलेंगे डेल्टा बी बराबर आई इंटू आर। इसको हम लोगों ने बोल दिया आर।
ये जो R है, इसी R को हम लोग बोल देते हैं रेसिस्टेंस, और इसी रेसिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखो क्या जा रहा है वैल्यू, सर M बटे E स्क्वायर टाउ L अपॉन A, इसी को हम लोग बोल देते हैं रो। तो रो L बाई A, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग यहां पर पढ़ते थे। इसी रो को हम लोगों ने लिख दिया 1 अपॉन सिग्मा, जहां पर रो होता है रेसिस्टिविटी और सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? कोई चीज छूटा तो नहीं भैया? चेक कर ले, कोई चीज छूटा तो नहीं है भाई साहब? है, मेरे को लग रहा है कोई चीज छूट गया। कोई चीज छूटा है? नहीं छूटा है, नहीं छूटा है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। कोई चीज छूटा है तो अभी गलती समझ में आ जाएगी। अगला टर्म बोले सर ये बताओ सर आई बराबर कितना आया था? मैंने कहा देख आई बराबर आया था, अगर मैं आई देखें तो ये आया था ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल इंटू एरिया इंटू डेल्टा बी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो अगर मैं एरिया को इधर लेके चले जाऊं, आई अपॉन एरिया, ये क्या आ जाएगा? बोले ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू डेल्टा वी बाई एल। सर आई अपॉन एरिया क्या है? मैंने कहा जे है, सिग्मा जे जो निकल के आ गया। सर ई स्क्वायर टाई अपॉन एम, सर वी बाई एल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से चेक करके देख, ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ, इसका मतलब रो का उल्टा है, इसी को सिग्मा बोलते हैं। तो अगला फॉर्मूला हमें पता चल गया, जे बराबर सिग्मा ई। क्लियर है? आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं बिलीव मी इनसे हो जाएंगे, और स्पेशली इनसे, स्पेशली इनसे जितने भी सवाल है। क्लियर है? ठीक। अब जैसे तू सवाल देख ले, इसमें सवाल देख लेगा तुझे आइडिया लग जाएगा। जैसे पहला सवाल देख, ठीक है, एक सवाल तो ऐसे ही चल रहा है मार्केट में, खूब पूछा जा रहा है ये वाला कि सर मान के चलो कंडक्टर इस प्रकार का है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां पे बैटरी सेट लगा दी। मैंने कहा ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एस बी मूव फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए से बी मूव करेंगे तो क्या होगा? ठीक, तो पहली बात तो ये है, ये खुद में क्या है? एक कंडक्टर है, इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन पकड़ ले, यहां पर एक क्रॉस सेक्शन पकड़ ले, तो इसको मैं S1 बोल देता हूं, इसको मैं S2 बोल देता हूं। तो जाहिर सी बात है, पर सेकेंड जितना चार्ज इसके अंदर एंटर करके यहां से निकल रहा होगा, उतना ही पर सेकंड यहां से निकल रहा होगा, क्योंकि चार्ज का एक्युमुलेशन थोड़ी ना बढ़ा जाए तो ना चार्ज रुकेगा, चार्ज फ्लो करता रहेगा। पर सेकंड जिस रेट से चार्ज इसके अंदर क्रॉस कर रहा है, वही इसके अंदर क्रॉस करेगा। तो ये तो श्योर है कि सर करंट क्या होगा? बोले आई तो हो जाएगा सर सेम। या फिर तू ऐसे समझ, इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, इसका भी खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं छोटे छोटे ऐसे स्लाइड, जैसे खीरे के स्लाइड करता हूं, उन सारे स्लाइड को काट दूं, तो वो सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में ही तो है। तो सबसे करंट कितना पास करेगा? सेम ही तो पास करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भले ये किसी भी शेप का हो, अगर मैं इसके छोटे छोटे छोटे, जैसे गाजर होती है, ये परफेक्टली गाजर बन गया, जैसे गाजर मूली होती है ना, थोड़ा सा इसी प्रकार का शेप होता है उसका। ठीक, तो अगर मैं मूली के ऐसे 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 छोटे 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 स्लाइड कर दूं, तो हर स्लाइड का खुद का एक रेजिस्टेंस है। तो वो सारे रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में ही तो है ना, और सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, तो करंट क्या होगा? सबसे सेम पास करेगा। ठीक है सर। तो करंट सेम है। एक बच्चा कह रहा है करंट डेंसिटी बिल्कुल सही बात है सर, ये मुझे पता है कि यहां एरिया कम है, तो यहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां करंट डेंसिटी कम होगी, लेकिन करंट तो सेम पास करेगा। दैट मींस आई हमारा हो गया सेम, दोनों में करंट सेम पास करेगा। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। एक कह रहा है सर एन कहां चला गया? भैया एन कहां चला गया? कौन सा एन कहां चला गया? कुछ एन हटा दिया गया मैंने? है? हाँ वही सही कह रहा, तभी तो कहूं मैं, कुछ कम तो नजर आ रहा था मेरे को। हाँ कुछ तो मुझे मिस हुआ था कि भाई ये तो नहीं आना चाहिए था, ये कुछ और आना चाहिए था। तो यहां पर एक एन और आएगा, है ना? अब देख ले, ठीक है, ये एन आ गया, ठीक है, तो यहां भी एन आएगा, ये एन आ गया, यहां भी एन आएगा। मुझे फील तो आ रही थी कुछ गड़बड़ है। ठीक, ये एन आ गया, तो यहां भी ये क्या आई बराबर, ये भी एन आएगा। ठीक है सर जी, ओके। और रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हो गई है सर? ये होगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू, बस इतना ही। मुझे यहां नहीं दिख रहा, तुम्हें दूर से दिख जाए। अगर इसको मैं यहां से देखूंगा ना, तो मुझे दिख जाएगा सर एन लिखना भूल गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से लिख रहा हूं ना, तो मिस हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे कौन सा रट्टा मारोगे इस चीज को? वैसे भी ये एक कॉन्स्टेंट है, किसी कंडक्टर के लिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। क्यों? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। n क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है, और ई कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट, ठीक है सर। यहां भी एन आ जाएगा, यहां पे भी एन आ जाएगा, और यहां पर भी एन आ जाएगा। चेक कर ले भाई साहब, अब सही है मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो यहां से मेरे हिसाब से अब सही जा रहा है। यहां पे एन आके, ठीक है, अबे एन का लफड़ा कहां फंस गया, ये एन यहां डिवाइड ना होके यहां एन होगा, यहां हो गया। तो आई अपॉन एरिया बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, ठीक है, यहां ए आ जाएगा, ए को उधर ले गए हम लोग, ये आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन एल। अब सही है, ठीक, ये आ गया जे, ये पूरा बन गया सिग्मा डेल्टा बी अपॉन एल को मैंने लिख दिया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परफेक्ट हो गया। ठीक है, चल आगे आता हूं भाई साहब इस बात पे। तो ये यहां पर कहानी है। बोले सर करंट क्या रहा, सेम। सर एरिया क्या हो रहा है, मन का जैसे ही इधर से इधर जा रहे हैं एरिया क्या होता चला जाएगा। बोले सर एरिया डिक्रीज कर रहा है। बोले एरिया डिक्रीज कर रहा है तो जे क्या होता चला जाएगा, बोले जे इंक्रीज करता चला जाएगा। क्यों, एरिया डिक्रीज कर रहा है तो जे बढ़ता चला जाएगा। बोले सर ड्रिफ्ट स्पीड बताओ वीडी क्या होगी, ड्रिफ्ट स्पीड। मैंने कहा हमने पढ़ा है आई बटे वी, आई बराबर वी ना, इसका मतलब वी बराबर आई बटे ई ना। ठीक, अब बताओ करंट क्या है, सेम। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक, ई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है। बोले सर ए कम होता चला जा रहा है। अगर ए कम होता चला जा रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ मारिए। और ये सवाल को ना तू थोड़ा सा उससे भी फील ले सकता है, उससे फ्लूइड मैकेनिक्स से, जैसे पानी इधर से घुसता था उधर से पानी निकलता था ना, सेम कहानी यहां पर है। उसमें क्या होता था, पर सेकंड पानी जितना अंदर एंटर हुआ पर सेकंड पानी उतना ही यहां से बाहर निकलता था। यहां पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इधर एंटर हो रहे हैं उतने पर सेकंड इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे हैं। बस वहां पानी था या इलेक्ट्रॉन था। वहां पढ़ते थे A1 B1 बराबर A2 B2, तो यहां पर भी वो स्टेटमेंट जा रहा है, देख एरिया को इधर लेके चला जा, A1 B1 बराबर A2 B2, यहां पर भी ऐसे रिलेशन जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती चली आ रही, बढ़ती चली आ रही है। कोई पूछे सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, तो याद रखिएगा ई बराबर जे बराबर सिग्मा ई वाला फॉर्मूला आपको ऐसी जगह मदद करेगा, जे बराबर सिग्मा ई। तो सर ये बताओ, सर यहां पर जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं सर सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया, जे हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होती चली आएगी, इंक्रीज होती चली आएगी। क्लियर है। तो ऐसे सवाल मेरे भाई यहां पर पूछे गए। ठीक है, अब मैं आपको तुम्हें जेईई मेंस के सवाल दिखा देता हूं, कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए हैं, घर पे जाके इनको चाहो तो सुकून से कॉपी कर लीजिएगा। सब इसमें लिखा हुआ है, पूरा तामझाम जो भी था। ठीक है, हीट कंडक्शन में भी सेम फॉर्मूले मिलते थे, सब यहां पे रिलेट कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, इसको मीन फ्री पाथ बोल देते हैं। ठीक है,